गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइक कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो अभी अवसर मिला है हमें पढ़ने के लिए, है ना, घर बैठ के ही, ये सबसे उपयुक्त अवसर आपका, तो अच्छे से अध्ययन कीजिए। तो बच्चों, जैसे आपको पता है बायोलॉजी कक्षा के अंदर जो बात करते हैं, तो बायोलॉजी कक्षा के अंदर जो अपना यूनिट जो अपने स्टार्ट कर रही थी, मैं वापस आपको याद हूँ, 3rd यूनिट थी और अपने इसका नाम था कोशिका की संरचना और कार्य। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें जो अपने जो लेसन या जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, वो जो चैप्टर था अपना, जो 8वां जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था अपन ने, जिसका नाम है आपका कोशिका जीवन भीतर। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल अपन जो पढ़ चुके हैं, और सारी जो मैं NCERT बेस ही पढ़ता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो साथ में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये इसलिए मैं आपके साथ मेंशन करता कि आपके समय का, अपने जो जितना समय मिला है उसमें अपन अच्छे से उसको एक जो कोशिका में उसको पढ़ सकें। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि बाद में लिखेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसमें देखो बच्चों, आज जो बात करते हैं, उससे पहले वाले जो लेक्चर की बात करते हैं, उससे पहले वाले लेक्चर में जैसे आपको पता होगा बच्चों कि जो अपन ने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था पिछले वाली कक्षा की बात करें, उसके अंदर अपन ने जो बात की थी वो था अंतःपर्दक जालिका की बात की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ के उसके जो कार्य थे उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और उसके कार्य क्या होती है। ठीक है, अंतःपर्दक जालिका की। आज का जो अपनी कक्षा के अंदर जो आज का जो टॉपिक है वो है गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण बोलते हैं इसको। अब देखो बच्चों, आज की कक्षा में जब बात कर रहे हैं गोल्जी उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करूँगा इसकी जो खोज थी। ये कैमिलो गोल्जी एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजी थी, कैमिलो गोल्जी। याद रखना, कई बार पूछा गया है। तो इसकी जो खोज किसने की थी बच्चों, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में केंद्र के पास एक घनी, ठीक है, घनी, रंजित और जो जालिका व संरचना को देखा था। घनी का मतलब होता है डेंस, घनी का मतलब होता है संघनित। ठीक है, रंजित का मतलब कलरफुल। ठीक है, रंजित का मतलब होता है जो रंग से रंगी हुई हो, कलर हो, या जो रंग से स्टैंड भी हो जाती है। ठीक है, तो वो घनी घनी देखो, कैमिलो गोल्जी ने, सर्वप्रथम मैंने वैज्ञानिक का नाम क्या बताया, कैमिलो गोल्जी ने खोजी थी इसको 1898 के अंदर। किसने खोजी थी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर ना, 1898 के अंदर क्या खोजी थी, एक केंद्र के समीप, अभी मैं बताऊंगा, जैसे केंद्र के समीप क्या देखा था इन्होंने, घनी, ठीक है, घनी और रंजित, घनी और रंजित, रंजित का मतलब होता है कलरफुल। ठीक है, स्टैंड, स्टैंड मतलब जो अभिरंजित हो। ठीक है, घनी अभिरंजित जालिका और संरचना को तंत्रिका कोशिका में देखा। तो तंत्रिका कोशिका होती है अपन को, है ना, जो अपने जो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है उसके अंदर। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के अंदर इसकी खोज की थी। याद ये भी पूछ सकते हैं आपको कि गोल्जी कोई की सबसे पहले खोज किस में हुई थी, तो गोल्जी की खोज की बात करते हैं, गोल्जी की खोज तंत्रिका कोशिका के अंदर हुई थी। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में क्या देखा, केंद्र के समीप, न्यूक्लियस के पास में एक घनी रंजित जालिका और संरचना पाई जाती है, किसमें, तंत्रिका कोशिका में। उसको क्या बोलता, उसको क्या कहा, फिर उसको गोल्जी कोय कहा। उसको क्या कहा गया बच्चों, उसको क्या कहा गया बच्चों, गोल्जी कोय कहा गया, गोल्जी कोय। और गोल्जी कोय क्यों कहा गया, उनके नाम के बाद, उनके नाम के आधार पर उसको गोल्जी कोय गया। इसको सम्मान देने के लिए, कैमिलो गोल्जी को सम्मान देने के लिए उनके नाम के आधार पर इसको क्या कहा गया बच्चों, इसके नाम के आधार पर इसको क्या कहा गया, इसको गोल्जी कोय या गोल्जी बॉडी कहा गया। ठीक है, ये हो गई। और इसमें जैसे मैं बताऊँ आपको, केंद्र के समीप जैसे ये है, ये अपने कोशिका बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये न्यूक्लियस है, तो उन्होंने क्या देखा था कि केंद्र के समीप इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से अभिरंजित जो संरचना पाई जाती है ये। ठीक है, जो जालिका और संघनित और जो स्टैंड, ये जो रंजित संरचना पाई जाती है, इसको इन्होंने, कैमिलो गोल्जी ने क्या कहा था, इसको क्या, गोल्जी कोय या गोल्जी बॉडी कहा था। देखो NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, है ना। NCERT में नहीं बता रहा था, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से बता रहा हूँ कि इसका जो अन्य नाम भी क्या है, आपको कंफ्यूज मत होना, कभी आपसे पूछ ले जाए
कि इसका दूसरे नाम क्या है, या जालिका काय, इसको जालिका डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, याद रखना इसको जालिका काय या डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, जालिका काय डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। और लाइपोकॉन्ड्रियन भी इसी का नाम है, याद रखना लाइपोकॉन्ड्रियन, ये दोनों नाम है इसी के हैं, ठीक है। जालिका काय इसी को बोलते हैं और लाइपोकॉन्ड्रियन भी इसी का नाम है, लाइपोकॉन्ड्रियन जो नाम है वो भी क्या इसी का नाम है। अब इसके बाद बातें गोल्जी कोई की जो बातें गोल्जी कोई जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारे कोशिकाएं होते हैं राइबोसोम को छोड़कर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो आदिम प्रकार की जो कोशिका थी है ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर सारे के सारे जो अंग थे वो एब्सेंट थे, ठीक है। कौन सा अंग प्रेजेंट था, राइबोसोम प्रेजेंट था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये गोल्जी कोई होता है, ये सही अंग, सभी जो अंग आएंगे जो अपन पढ़ेंगे उनमें लिख सकते हैं। गोल्जी कोई जो होता है ये भी क्या होता है, उसके अंदर अनुपस्थित होता है। किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। एक यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, याद रखना, आप उसको एक्स्ट्रा लिख सकते हो, जो इसके जो एब्सेंट होती ही होती है, ठीक है। गोल्जी कोई बात करते हैं, गोल्जी कोई जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में तो अनुपस्थित होती ही होती है, ठीक है। गोल्जी कोई की बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोट्स में तो अनुपस्थित होती ही होती है, साथ साथ में जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो मानव आरबीसी होती है, कौन सी आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, याद रखना आरबीसी, लाल रक्त कणिका। और जो पादपों के अंदर जो शिव ट्यूब पाई जाती है, चालनी नलिका पाई जाती है, ठीक है, शिव ट्यूब पाई जाती है, उसके अंदर भी गोल्जी कोई जो होता है अनुपस्थित होता है, याद रखना। आपको पूछ लिया प्रोकैरियोट्स में तो अनुपस्थित है ही है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित, लेकिन आपको यदि पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसी कौन सी यूकेरियोटिक कोशिकाएं जिनके अंदर गोल्जी को अनुपस्थित होता है, ऐसी कौन सी यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनके अंदर गोल्जी को अनुपस्थित होता है, तो आप क्या बताओगे कि एक तो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है जिसके गोल्जी को अनुपस्थित होता है। दूसरा पादपों के अंदर जो चालनी नलिका पाई जाती है ना, जो चालनी नलिका पाई जाती है उसके अंदर, चालनी नलिका पाई जाती है उसके अंदर क्या होती है, जो शिव ट्यूब बोलते हैं, चालनी नलिका और शिव ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, गोल्जी कोई जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ये बात देखें, गोल्जी कोई की जो संख्या होती है बच्चों ये भी याद रखना, जो स्त्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती है, जिनका स्त्राव मतलब जो स्त्राव करती है अपने शरीर के अंदर, जो कोशिकाएं जो स्त्राव करती है उनके अंदर इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या होती है, स्त्राव करने की होती है। ये भी आप नोट करना कि इनका कार्य क्या, मोस्टली ये जो सेल्स होती है उन सेल्स में पाई जाती है जो सीक्रेशन ज़्यादा करती है, सीक्रेशन मतलब सीक्रेशन ज़्यादा करती है, ठीक है। तो ये इसकी जो बात करें तो ये सीक्रेशन करने वाली जो स्त्राव करने वाली कोशिका में ज़्यादा होती है। तो अपने शरीर में आप देख लो जो कोशिकाएं स्त्राव ज़्यादा करती है उनमें इनकी संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। इसके बाद ये देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में जो मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में जो अपन बात करते हैं जो आपके उसमें बुक में एक कला द्वारा परिबद्ध कोशिकांग है, ठीक है। जैसे अपन इसमें क्लासिफिकेशन पढ़े ना, एक कला से परिबद्ध होती है, द्विक कला से परिबद्ध होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हरितलोक है ये द्विक कला से परिबद्ध है। और जैसे अपन बात कर रहे हैं ये जो आरबीसी है, अंतर्बद्ध जालिका है, ये क्या है, एक कला से परिबद्ध है, मतलब इनके बाहर झिल्ली जो पाई जाती है एक ही आवरण पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो आवरण पाए जाते हैं तो उसको दोहरी कला से परिबद्ध कोशिकांग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ये जो होता है ये क्या होता है, एक ही कला से परिबद्ध होता है, मतलब क्या होती है बाहर जो इनके आवरण पाया जाता है वो एक ही आवरण पाया जाता है, मतलब एक ही कला का आवरण पाया जाता है, एक ही झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत सारी, जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं तो गोल्जी कोई होती है, ठीक है। गोल्जी कोई की संरचना की बात करें, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, गोल्जी कोई संरचना की बात करें तो गोल्जी कोई जो होती है वो बहुत सारी जो डिस्क के आकार की चपटी डिस्क के आकार की, मतलब पतली पतली ऐसे डिस्क सी होती है, जैसे है ना, इस प्रकार से पतली पतली इस प्रकार से डिस्क सी होगी, इस प्रकार लंबी, इस प्रकार से ये डिस्क सी होगी, इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये लंबी, इस प्रकार से मतलब बाली तो, और ऐसे दूर ऊपर से देखने में ऐसे ऐसे लंबी, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से इधर से देखेंगे ठीक है। तो इस प्रकार से क्या डिस्क सी होती है। ये अपन संरचना की बात करें तो ये संरचना की बात करें तो बहुत सारी चपटी डिस्क के आकार की, कितनी ये संरचना की बात है, बहुत सारी मतलब इसमें जो चपटी डिस्क होगी उनकी संख्या जैसे होती है, मैं आगे बात करूँ 3 से 12 होती है तो इनकी संख्या होती है बहुत सारी, मतलब एक से अधिक होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चपटी डिस्क के आकार की थैली जिसको कुंड बोलते हैं, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, मतलब याद रखना है ना, कुंड गोल्जी कुंड बोलते हैं जिनको, ना गोल्जी कुंड बोलते हैं, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं, से मिलकर बनी होती है, ठीक है।
जिनका व्यास कितना होता है 0 पॉइंट, याद रखना आपको सिस्टर्नी या जो जो कुंड होता है गोल्जी कुंड, उसका व्यास पूछ 0.5 माइक्रोन से 1.0 माइक्रोन होता है। ठीक है, यदि आपको व्यास पूछ लिया जाता है तो 0.5 माइक्रोन मीटर से 1.0 माइक्रोन मीटर होता है, याद रखना। किसका? एक कुंड का। ये जो है ये कुंड है, देखो जिसमें अभी संरचना में अपन सारी इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से देखो ये कुंड है, थैलीनुमा जो चपटे कुंड है, देखो थैलीनुमा जो संरचना पाई जाती है जिसको कुंड बोलते हैं, गोल्जी कुंड बोलते हैं, इसको सिस्टम नहीं बोलते हैं। ये एक कुंड, दो कुंड, तीन कुंड, चार कुंड, मतलब इस प्रकार से चपटी, देखो बहुत सारी चपटी डिस्क आकारी थैली, चपटी देखो ये चपटी होती है, ऐसे चपटी होती है, पतली होती है और डिस्क की आकारी थैली पाई जाती है। ठीक है, चपटी है और डिस्क, इस पर डिस्क आकारी थैलियाँ होती है। देखो ये कुंड है, ये कुंड, दो कुंड, तो इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी कुंड बोलते हैं। इसका जो व्यास होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर, एक कुंड की बात कर रहा हूँ मैं, एक कुंड की बात करें तो वो 0.5 माइक्रोन मीटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें कुंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इसका जैसे बात करें, इनका व्यास कितना होता है 0.5 माइक्रोन, 1.0 माइक्रोन मीटर। एक गोल्जी कोर में इन कुंडों की संख्या 3 से 12 होती है। देखो 1 2 3 4, अपने 4 बनाई है। ठीक है, यहाँ पर 4 कुंड बनाए, तो अपन कितने कुंड बना सकते हैं? 12 तक कुंड बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 12 कुंड अपन बना सकते हैं। तो एक गोल्जी कोर में इन कुंडों की संख्या की बात करें तो एक गोल्जी कोर में इन कुंडों की संख्या कितनी? 3 से 12 होती है। देखो यहाँ लिखा है एक गोल्जी कोर में इन कुंडों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 से 12 होती है ना। एक गोल्जी कोर की बात करें तो एक गोल्जी कोर में इन कुंडों की संख्या कितनी है? बच्चों याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं देगा लेकिन यहाँ पर मैं लिखा है मैंने, तो आपको याद रखना है। एक जो गोल्जी कोर में इन कुंडों की संख्या की बात करें तो इन कुंडों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 3 से 12 होती है। कितनी होती है? 3 से 12 होती है। प्रत्येक कुंड का जो व्यास की बात करें 0.5 माइक्रोन टू 1.0 माइक्रोन होता है। ठीक है, और ये कुंडों से बनकर जो गोल्जी उपकरण बनता है। ठीक है, गोल्जी कुंड केंद्र के, गोल्जी कुंड कौन मतलब है? ये गोल्जी 1 2 3 4 ये गोल्जी कुंड है। ठीक है, ये क्या है? ये गोल्जी कुंड है। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर क्या होता है? केंद्रक होता है। इधर अंतःप्रदेश जालिका होती है और इधर केंद्रक होता है। मान लो ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक लिख देता हूँ हिंदी में, और इसके बाहर इस प्रकार से अंतःप्रदेश जालिका पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, और ये फिर ये गोल्जी कोर का भाग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो ये मान लो अपन कोशिश मान लो ये केंद्रक है, ये जो अपने गोल्जी कोर है ये केंद्रक बनाया है। ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे गोल्जी कोर बनाई, केंद्र में ना गोल संरचना बनाई मैंने, कुछ ना आपको दिख नहीं रहा थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल एक गोल संरचना बनाई इस प्रकार से। देखो ये ऊपर इस प्रकार से एक है ना जो आधा बनाई संरचना, और इस प्रकार से ये इधर मैंने बना दी है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें देखो गोल्जी कुंडों की बात करते हैं। गोल्जी कुंडों की संख्या 3 से 12 होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, सकेंद्रित मतलब केंद्र के चारों तरफ इस प्रकार से, सकेंद्रित मतलब केंद्र के चारों ओर रहते हैं। ठीक है, देखो ये इस प्रकार से ये केंद्र है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये केंद्र है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, बात करते हैं तो ये क्या होता है मैं बताऊं, सकेंद्रित, केंद्र के जो गोल्जी कुंड है केंद्र के चारों ओर सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से समझे, इस प्रकार 1 इस प्रकार 2 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ना केंद्र के चारों, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, गोल्जी कुंड, गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं जिससे जिसमें सरूपण तल, सरूपण तल क्या होता है? देखो ये सरूपण तल ऊपर हुआ। ठीक है, एक इसका सी स्पेस होता है जो सरूपण तल या निर्माण कर सतह बोलते हैं, याद रखना है ना। इसको क्या बोलते हैं? ये सरूपण सी स्पेस है, इसको सरूपण तल भी बोलते हैं, ये निर्माणकारी सतह भी बोलते हैं। देखो ये निर्माणकारी सतह है, सी स्पेस, सरूपण तल, ये निर्माणकारी सतह भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? सी स्पेस हो गया, सरूपण तल हो गया, ये निर्माणकारी सतह किधर हो गया? केंद्र की तरफ होता है। किधर? गोल्जी कोर की बात करते हैं तो गोल्जी कोर के अंदर गोल्जी कुंडिकाएं
केंद्र के चारों ओर संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती है। तो इसका जो वो तल जो केंद्र की तरफ होता है, ठीक है, केंद्र की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष फेस बोलते हैं, स्वरूपण तल बोलते हैं, या निर्माणकारी सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्माणकारी सतह बोलते हैं। इसके बाद आता है, देखो इस निर्माण सतह केंद्र के समीप और जो पारतल होता है, पारतल मतलब जो परिपक्व तल होता है, जिसको ट्रांसफेस बोलते हैं। पारतल, देखो पारतल, परिपक्व तल, ट्रांसफेस कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। तो ये रहा, ये तो हो गया शीर्ष फेस और ये हो गया ट्रांसफेस। ये रहा ट्रांसफेस, ये तो उधर हो गया केंद्र की तरफ, और ये किधर हो जाएगा? परिपक्व तल क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली की तरफ हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस बोलते हैं इंग्लिश में, और पारतल बोलते हैं, परिपक्व तल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो परिपक्व जो तल होता है, ये किधर होता है? कोशिका झिल्ली की तरफ होता है, आप याद रखना। अभी मैं बताऊंगा अपन कार्य पढ़ेंगे तो इसमें क्या फायदा होता है इसका, ठीक है, इसका क्या फायदा और ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये इसकी व्यवस्था होती है। अब बच्चों बात करते हैं जो अभी अब जो बात करते हैं वो बच्चों अब बात करते हैं इसके कार्य की, जो बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में तो 2 ही लाइनें दे रखी है, और 2 लाइन के अलावा मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी है, वो भी इसके जो ही कार्य होते हैं, ठीक है। तो कार्य की बात करते हैं। तो कार्य क्या होता है? गोल्जी का जो कार्य होता है, तो सबसे पहले तो अपन ने देखो एक पिछली कक्षा में एक बात पढ़ी थी कि जो अंत जो झिल्लिका में जो उपकरण होते हैं, अंतर झिल्लिका में जो तंत्र बात करते हैं ना, अंतर झिल्लिका में तंत्र की बात करते हैं, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करते हैं, उसमें क्या गोल्जी कोई था, ठीक है, लाइसोसोम था, अंतःपर्दक जालिका था। तीनों को अंतर झिल्लिका में तंत्र में शामिल किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक होते हैं, परोक्सोम, इनको अंतर झिल्लिका में तंत्र में शामिल नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि ये जो मैंने नाम तीनों लिए हैं, जैसे अंतःपर्दक जालिका की बात कर रहा हूँ, या गोल्जी कोई की बात करें, लाइसोम की बात करें, इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनके कार्य होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। इनका कार्य और जो संरचना होती है, इनका जो अंतर संबंध होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसका गोल्जी कोई का जो मुख्य कार्य होता है, पुटिकाओं में लपेटकर द्रव्य को पार्तल से कोशिका के बाहर स्त्राव करना। देखो कैसे होता है, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर देखो इस प्रकार से, एक बार मैं शीर्ष तल, आपको पता है ये शीर्ष तल स्वरूपण तल का निर्माण कर सकते हैं, नाम लिखा हुआ है, मैं समझा नहीं सकता, एक बार ये मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो एक बार, मान लो ये क्या है? ये है गोल्जी, ये अंतःपर्दक जालिका है। अंतःपर्दक जालिका क्या होती है? वेसिकल्स के रूप में किसी पदार्थ को, मान लो ये पुटिका के रूप में इसको पदार्थ को लपेट कर छोड़ती है। कोई पदार्थ हो सकता है, कोई द्रव्य हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या करेगी? ये जो है पुटिका, इसके संपर्क में आती है किसी गोल्जी कोई, और गोल्जी कोई संगठित होती है गोल्जी कोई में, फिर ये मिल जाती है इस प्रकार से। और गोल्जी को इसको इस तल से निर्माण कर सकता है, स्वरूपण तल या जो शीर्ष सतह से इसको लेता है, इस द्रव्य को अंदर, ठीक है, पुटिका के रूप में, ठीक है, और इसको किधर से? इधर से निकाल देता है। ये इधर से लेके फिर वापस इसकी पुटिका बना के इधर निकाल देता है। ये तो हो गया, ठीक है, इधर लिया और इधर को निकाल दिया, इसको मतलब कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल देता है, कोशिका के दूसरे भाग में स्थानांतरित कर देता है। तो इस प्रकार से कार्य होता है। तो ये क्या है? गोल्जी का मुख्य कार्य द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो सकता है, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य को पुटिका में लपेट कर, द्रव्य को देखो ये पुटिका में लपेटा, ये पुटिका में लपेट के, ये पुटिका में लपेट के, ये लपेट के पैकिंग करके, ठीक है, पारतल से, पारतल ये ट्रांसफेस, ये परिपक्व तल, पारतल से कोशिका से बाहर स्त्रोण करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद दूसरा जो संवेष्टित द्रव्य है, संवेष्टित मतलब जो पैकिंग, जो मेटेरियल है, पैकेजिंग किया गया, जिस द्रव्य को पैक कर लिया गया, ठीक है, अंतर्गत जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जी कोई के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व तल की ओर गति करते हैं। देखो ये मैंने बताया था ना, अंतर्प्रदेश, ये क्या है? अंतर्प्रदेश जालिका है, ये अंतःपर्दक जालिका, जिसको ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक। तो इसमें जो मान लो इसके द्वारा ये पैक किया गया, इसको एक पुटिका के रूप में लिया, और इसको यहाँ से प्रवेश करने के बाद इसको पारतल से इसको बाहर निकाल दिया, है ना, इसको पारतल से बाहर निकाल दिया। देखो संवेष्टित द्रव्य, संवेष्टित द्रव्य का मतलब जो पैकिंग किया गया द्रव्य है, ठीक है, अंतर्गत जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जी को के शीर्ष, गोल्जी को ये शीर्ष सतह थी ना, गोल्जी को शीर्ष से संगठित होकर परिपक्व तल की ओर गति करते हैं और बाहर उसको निकाल दिया जाता है। परिपक्व तल से उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद देखो प्रोटीन व वसा का संचय होता है, ठीक है, प्रोटीन व वसा का संचय होता है, प्रोटीन और वसा का संचय करती है ये। मतलब क्या होती है? अंतःपर्दक जालिका के ऊपर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, खुरदुरी अंतर्पर्दक जालिका में अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो वो प्रोटीन होता है तो उसको ये क्या पुटिका के रूप में, गोल्जी कोई होती है, उसको पुटिका के रूप में पैक करके संचय करती है, ठीक है। गोल्जी कोई होती है, जो प्रोटीन का निर्माण है उसको पुटिका के रूप में, और साथ साथ वसा का भी ये संचय करती है।
प्रोटीन का तो मैंने बता दिया, ठीक है। और वसा का भी ये क्या करती है, संचय करती है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं जो चिकनी वाली थी वो क्या वसा का निर्माण करती है, और रफ वाली होती है वो किसका, प्रोटीन का निर्माण करती है। रफ वाली प्रोटीन का निर्माण क्यों करती है, उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं खुरदरी के ऊपर। तो प्रोटीन और जो वसा का निर्माण उसको क्या, ये पुटिका रूप में बना के उसको संचय करती है, कौन, गोल्जी कोशिका। फिर इसको ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकोलिपिड निर्माण का एक प्रमुख स्थल है, जो इसमें जो प्रोटीन होता है इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। अब आता है लाइसोम का निर्माण होता है। लाइसोम में क्या होता है, लाइसोम भी क्या होता है, पुटिका है। लाइसोम भी क्या है, वह जो पाचक एंजाइम से भरी हुई पुटिका है। तो लाइसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी कोशिका से होता है। लाइसोम का निर्माण किससे होता है बच्चों, गोल्जी कोशिका से होता है, ठीक है। इसके बाद देखो कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का जो बनना होता है, बनाती है वो गोल्जी कोशिका बनाती है, ठीक है। कोशिका पट्टी का जो निर्माण की बात करते हैं वो कौन करती है, वो गोल्जी कोशिका ही करती है, ठीक है। कोशिका निर्माण की बात करते हैं तो वो कौन करेगी बच्चों, गोल्जी कोशिका करेगी, ठीक है। इसके बाद देखो एक बात और आती है जो आपके बात करें तो इसमें ये हो गया कोशिका पट क्या होता है बच्चों। कोशिका पट जो होता है वो किस में होगा, कोशिका पट की बात करें तो कोशिका पट की बात करें तो कोशिका जो पट होगा वो पादप कोशिका के अंदर बनता है, याद रखना। पादप कोशिका विभाजित होती है ना, तो उसके बीच में क्या होता है, कोशिका पट बनता है, ठीक है। कोशिका पट बनता है। कोशिका पट जो होता है किसके द्वारा होगा, इस गोल्जी कोशिका के द्वारा। और एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जब शुक्रजनन की क्रिया होती है तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम पार्ट होता है, ठीक है, उसका निर्माण जो होता है वो भी किस चीज़ से, गोल्जी कोशिका से ही होता है, याद रखना आप, है ना। कई बार नीट के अंदर पूछा गया है, जो शुक्राणु के एक्रोसोम का जो होता है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, शुक्रजनन क्रिया के समय जो निर्माण होता है वो किससे होता है, गोल्जी कोशिका से होता है। जो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं करके, ये भी मेंशन नहीं करके, ये चीज़ें कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई, तो इनको आप स्पेशल रूप से आप याद रखना और बना मैं आपके नोट्स में मेंशन भी करना आपको, ठीक है। तो बच्चों ये थी अपनी जो गोल्जी कोशिका की संरचना के बारे में बात की, गोल्जी कोशिका की संरचना और इसकी जो इसका जो कार्य है उनके बारे में बात की है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको आप अच्छे से नोट्स आपको बनाने, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाए। और मैंने लास्ट में क्या बताया था कि लाइसोम का निर्माण इससे होता है क्योंकि पुटिका के रूप में पाचक एंजाइम पैक कर देती है। फिर मैंने क्या बताया, कोशिका पट के निर्माण। कोशिका पट के निर्माण का मतलब क्या होता है कि जब मान लो कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, जो विभाजित होती है तो इसके बीच में क्या होता है, एक पट बनता है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। उस पट का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, इसे गोल्जी कोशिका के द्वारा होता है। और फिर मैंने क्या बताया कि शुक्राणु है तो शुक्रजनन के समय जो शुक्राणु का जो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणु के जो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है बच्चों, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण ही गोल्जी कोशिका से ही होता है, ठीक है, गोल्जी कोशिका से होता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन डिस्कस किया है वो अपन ने बात करी है, किसकी बात करी है, गोल्जी कोशिका की बात करी कि अंगक है जो एक कोशिका एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिका, मतलब एक ही झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, उसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने किसकी, तंत्रिका कोशिका में करी थी, ठीक है। और इसका जो मुख्य जो कार्य होता है वो अपन ने बताया कि किसी पदार्थ को पुट्टिका के रूप में ग्रहण करके उसे कोशिका के अंदर दूसरे भाग में कोशिका से बाहर निकालने का जो इसका मुख्य कार्य होता है। तो आज की कक्षा में बच्चों उतना अपने जो है वो बहुत है। आगे कक्षा के अंदर अपन जो आगे के जो अंक होंगे उनके बारे में बात करेंगे ना। आज की कक्षा में अपन बात करें तो आज की कक्षा के लिए इतना बहुत है। आगे की कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अगले जो इसके अंक होंगे उनके बारे में, ठीक है।